जरा कल्पना कीजिए एक ऐसे शहर की जहां आसमान से चांद कोई मीठी चांदनी नहीं दे रहा। मतलब वो एक जासूस की तरह छिप कर नजर रख रहा है। हम्म एक ऐसा चांद जो गोल और खूबसूरत बिल्कुल नहीं है, बल्कि जिसका चेहरा अजीब सा टेढ़ा है। बिल्कुल। एक गंजा डरावना चांद जो शहर की हर सड़ांत, हर छिपे हुए राज को बस घूर रहा है। तो ठीक है, आइए इसे थोड़ा खोल कर समझते हैं। हाँ, ये बहुत जरूरी है। आज के इस गहन अध्ययन का हमारा मिशन गजानन माधव मुक्तिबोध की उसी प्रतिष्ठित और बेहद विचलित कर देने वाली कविता की परतों को उदेड़ना है। चांद का मुंह टेढ़ा है, और ये एक ऐसी रचना है जो एक डरावने, घुटन भरे लेकिन एकदम यथार्थवादी शहर का चित्र खींचती है। सही कहा। तो इस चर्चा का आधार तय करने के लिए मुझे लगता है हमें सबसे पहले उस दौर में जाना होगा। बिल्कुल जाना होगा। मूल स्रोतों में बहुत स्पष्ट रूप से सन 53 यानी 1953 का जिक्र आता है। आजादी मिले हुए महज कुछ ही साल हुए थे। हाँ, और आजादी से पहले जो सुनहरे सपने देखे गए थे ना, वे जमीनी हकीकत की कठोरता से टकराकर चूर-चूर हो रहे थे। मतलब एक गहरा मोहभंग। एकदम, जिसे हम पोस्ट इंडिपेंडेंस डिसइल्यूजनमेंट कहते हैं, वो पूरे समाज में फैल रहा था। कविता की शुरुआती पंक्तियां ही इस घुटन को स्थापित कर देती हैं। गगन में कर्फ्यू है, धरती पर चुपचाप जहरीली छींछू है। रुकिए एक मिनट। ये जो मोहभंग है इसे थोड़ा आसान भाषा में समझते हैं। मतलब लोगों को लग रहा था कि रातों रात गरीबी मिट जाएगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। हाँ, बिल्कुल ऐसा ही था। और ये जो लाइन है गगन में कर्फ्यू है, ये बहुत ही अजीब और शक्तिशाली है। आसमान तो हमेशा आजादी का प्रतीक होता है, वहां कर्फ्यू कैसे लग सकता है? देखिए, यही मुक्तिबोध की शैली की सबसे बड़ी ताकत है। आसमान में कर्फ्यू लगने का सीधा मतलब है कि जो सत्ता ऊपर बैठी है, उसने विचारों की आजादी पर पाबंदी लगा दी है। ओह, मतलब सपनों की उड़ान पर रोक। हाँ, वो आसमान अब खुला नहीं है, बल्कि वहां से एक पहरेदारी हो रही है। और जमीन पर क्या है? सिर्फ एक कड़वी, जहरीली निराशा, जहरीली छी, थू। ये तो बहुत डार्क है। है ना? ये उस आम इंसान की घुटन है जो आजाद तो हो गया है, लेकिन सिस्टम के भीतर अभी भी बुरी तरह पिस रहा है। और इसी प्रतिबंधित आसमान में वो गवाह बैठा है जिसके नाम पर इस कविता का शीर्षक है टेढ़ा चांद। वो जासूस। हाँ, यहाँ चांद का मानवीकरण इतनी अजीबोगरीब तरह से किया गया है कि सच में रोंगटे खड़े हो जाते हैं। कविता में लिखा है, गंजे सिर चांद की समलाई किरणों के जासूस। जो सामसूम नगर में धीरे धीरे घूम घाम कर नजर रख रहे हैं। बिल्कुल, नगर के कोनों के तिकोनों में छिपे हैं। तो यहाँ ये बात बहुत ही दिलचस्प हो जाती है कि ये चांद प्रकृति का कोई सुंदर तोहफा नहीं है। एकदम नहीं। अगर आज के समय से इसकी एक एनालॉजी निकाली जाए तो ये एक खराब और करप्ट सीसीटीवी कैमरे की तरह है। हाँ, ये तुलना बहुत सटीक है। एक जासूस जो शहर के छिपे हुए बदसूरत रहस्यों को अपनी ठंडी रोशनी में रिकॉर्ड कर रहा है। लेकिन मैं सोच रहा था, चांद को ही ऐसा विलन क्यों बनाया गया? साहित्य में तो चांद हमेशा रोमांस का प्रतीक रहा है। हाँ, ये एक बहुत ही अहम बिंदु है। मुक्तिबोध जानबूझकर उन स्थापित प्रतीकों को तोड़ रहे हैं। अच्छा। हाँ, जब समाज की असलियत इतनी भयानक हो तो चांद खूबसूरत कैसे हो सकता है? चांद यहाँ सत्ता की उस संवेदनहीन नजर का प्रतीक है जो सब कुछ देखती है लेकिन महसूस कुछ नहीं करती। मतलब कोई हमदर्दी नहीं। बिल्कुल नहीं। और सबसे रोचक बात यह है कि मुक्तिबोध चांदनी को शांति नहीं बल्कि एक अय्यारी रोशनी कहते हैं। अयारी रोशनी, यानी छल कपट से भरी हुई रोशनी। एकदम सही पकड़ा आपने। ये रोशनी जब शहर के बंद कमरों में लोहे की जालियों से छनकर आती है तो ऐसा लगता है मानो जेल के कपड़े सी फैली है चांदनी। उफ, जेल के कपड़े। इसे इस तरह से देखिए, ये आजाद भारत का शहर है, लेकिन लोगों को ये चांदनी जेल की सलाखों और कैदियों के कपड़ों जैसी लग रही है, क्योंकि विकास का जो ढांचा बन रहा है वो आम आदमी के लिए एक खुली जेल बन गया है। बिल्कुल। और चांद का मुंह टेढ़ा इसीलिए क्योंकि वो जिस भ्रष्ट व्यवस्था को देख रहा है, उसका अपना चेहरा भी अब विद्रूप हो चुका है। ये अय्यारी रोशनी शहर के दो बिल्कुल अलग-अलग चेहरों को बेनाब करती है, जो मुझे बहुत दिलचस्प लगा। हाँ, वो कॉन्ट्रास्ट बहुत गजब का है। एक तरफ कारखानों के अहाते हैं, जहां धूम्रमुक्त चिमनियों के ऊंचे-ऊंचे उद्गार हैं। काले, गंदे, पथरीले नाले हैं, जहां चांदनी के होंठ भी काले पड़ गए हैं। हरिजन बस्तियों का घुटन भरा अंधेरा है। हाँ, लेकिन जब यही सीसीटीवी कैमरा शहर के दूसरे हिस्से की तरफ घूमता है, तो नज़ारा बिल्कुल बदल जाता है।
कविता में किंग्सवे का जिक्र है। हाँ, किंग्सवे का वो चमचमाता इलाका। वहां सुगंधित प्रकाश में चमकचमाता ईमान है, शीशों की विशाल झाइयां हैं, और स्रोत के अनुसार ये सब कैसा लगता है? खूबसूरत अमरीकी मैगजीन पृष्ठों सी। ऊपर से सब कुछ चमकदार और परफेक्ट। बिल्कुल। तो किंग्सवे और कारखानों का ये कंट्रास्ट क्या कहता है? ये उस समय के उभरते हुए पूंजीवाद और बढ़ती आर्थिक असमानता का सीधा चित्रण है। अमीर और गरीब के बीच की खाई। हाँ, और जब कविता कहती है अमेरिकी मैगजीन पृष्ठों सी, तो इसका अर्थ है कि हम विकास का एक विदेशी मॉडल आयात कर रहे हैं, जो बाहर से तो बहुत चमकदार दिखता है, लेकिन भीतर से एकदम खोखला है। वो दिखावटी चमचमाता ईमान असल में उसी जहरीली सड़ांध को छिपाने का एक पर्दा भर है। तो अगर वो जासूस चांद आसमान से वर्तमान की सड़ांध को रिकॉर्ड कर रहा है, तो इस कविता में एक और चीज है जो जमीन पर मौजूद है। आप उस बरगद की बात कर रहे हैं? हाँ, वो विशाल बरगद का पेड़ जो पुराने समय से सब कुछ दिख रहा है। लेकिन यहां भी मुक्तिबोध ने मुझे पूरी तरह चौंका दिया। कैसे? स्रोत में लिखा है, तजुर्बों का ताबूत जिंदा ये बरगद। अब रुकिए, भारत में बरगद को तो एक बहुत ही पवित्र पेड़ माना जाता है, ज्ञान और जीवन का प्रतीक। बिल्कुल, सदियों से यही माना जाता है। फिर मुक्तिबोध इसे ताबूत यानी कॉफिल क्यों कह रहे हैं? ये तो बिल्कुल उल्टा अर्थ दे रहा है। और यही इस कविता की सबसे बड़ी वैचारिक गहराई है। देखिए, बरगद आमतौर पर निरंतरता और परंपरा का प्रतीक होता है, लेकिन एक सड़े हुए शहर में ये बरगद जीवन का नहीं बल्कि मृत अतीत का प्रतीक बन गया है। अच्छा, इसीलिए इसे तजुर्बों का ताबूत कहा गया है। बिल्कुल, इसमें जीवन नहीं पनप रहा बल्कि मरे हुए जमानों की संगठित छायाएं बसी हुई हैं, और उन छायाओं से सड़ी बुसी बास आ रही है। बाप रे! ये महज एक पेड़ नहीं है, ये हमारे समाज का वो पुराना रूढ़िवादी ढांचा है, वो ऐतिहासिक परिदृश्य है जो सदियों से हमारे ऊपर हावी है। तो एक तरह से देखा जाए तो ये बरगद किसी शहर की उस पुरानी हार्ड ड्राइव की तरह है जिसमें पीढ़ियों का डेटा सेव है। बहुत ही बढ़िया एनालॉजी है ये। लेकिन वो पूरा का पूरा डेटा अब करप्ट हो चुका है, उसमें वायरस लग गया है और वो पूरे सिस्टम को क्रैश कर रहा है। और उसी में से सड़ांध आ रही है। हाँ, कविता में इसकी शाखाओं को अजगरी मेहराब कहा गया है, यानी अजगर की तरह कुंडलियां मारे हुई शाखाएं जो कस के जकड़े हुए हैं। और एक जगह तो वर्णन इतना खौफनाक है कि बरगद की एक डाल सड़क पर इस तरह लटक रही है मानो जंगली मेमत की सूंड पृथ्वी को सूंघ रही हो। ओह, वो मेमत वाली छवि वाकई रोंगटे खड़े कर देती है। ये ऐसा लगता है जैसे कोई प्राग ऐतिहासिक दानव आज के समय में घुसपैठ कर रहा है। बिल्कुल, मेमत से कैसा जानवर है जो हजारों साल पहले लुप्त हो चुका है। यहाँ ये इस बात का प्रतीक है कि अतीत की जो मृत और खौफनाक प्रवृत्तियां हैं वे आज भी पूरी तरह से खत्म नहीं हुई हैं। मतलब पुरानी सड़ी हुई परंपराएं। हाँ, वे वर्तमान को सूंघ रही हैं, उसे अपने चंगुल में लेने की कोशिश कर रही हैं। ये उस रूढ़िवाद की तरफ इशारा है जो आधुनिक भारत के पैरों की बेड़ी बना हुआ है। तो इस सड़े हुए अतीत के हार्ड ड्राइव में या इस अजगरी बरगद के इर्द गिर्द आखिर रहता कौन है? अंधेरे के जीव। हाँ, यहां से कविता एक बेहद डार्क और मनोवैज्ञानिक मोड़ लेती है। इस अंधेरे शहर में खौफनाक जीवों का साम्राज्य है, और उनका जिक्र किसी साइकोलॉजिकल थ्रिलर फिल्म की याद दिलाता है। जैसे वो घिना चिमगादड़ दल। वो सिर्फ रात का पक्षी नहीं है। कविता कहती है कि वो बुद्धि की आंखों में स्वार्थों के शीशे सा भटक रहा है। यहाँ मुक्तिबोध जानवरों का उपयोग डार्क मेटाफर या रूपक के तौर पर कर रहे हैं। थोड़ा और समझाइए इसे। देखिए, चिमगादड़ हमेशा उल्टा लटकता है और अंधेरे में रहता है। यह उस इंसान का प्रतीक है जिसकी अक्ल पर स्वार्थ और लालच का पर्दा पड़ गया है, जिसका नजरिया ही उल्टा हो गया है। बिल्कुल। इसी तरह कविता में एक बिल्ली का भी जिक्र है जो छतों पर खपरेलों के बीच चुपचाप घूम रही है। उसे यमदूत पुत्री से कहा गया है ना? हाँ, और रजनी के निजी गुप्तचरों की प्रतिनिधि भी। उसके पंजे सफेद हैं लेकिन नाखून खून टपकाते हुए हैं। यानी वो बिल्ली चांद की ही तरह एक और जासूस है जो जमीन पर काम कर रही है। वो तलाश कर रही है कि इस रात के सन्नाटे में कौन जाग रहा है, कौन इस व्यवस्था के खिलाफ सोच रहा है। लेकिन ओह, इन सब खौफनाक जीवों में जो सबसे मारक दृश्य है वो तो मूर्तियों वाला है। मुझे लगता है वो इस पूरी कविता का सबसे बड़ा पंच है। वो हिस्सा तो सच में झकझोर देता है। कोलतार की काली सड़क पर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और बाल गंगाधर तिलक की सर्वोच्च मूर्तियां खड़ी हैं, और उन मूर्तियों पर कौन बैठा है? उल्लू घुग्घू बैठे हैं। गांधी और तिलक की मूर्तियों पर उल्लू। इसे इस तरह से समझना होगा
कि गांधी और तिलक, जिन्होंने इस देश को आजादी दिलाई, सत्य और अहिंसा के आदर्श रखे, आज के उस सन 53 के भारत में उन आदर्शों पर अज्ञान के उल्लू बैठे हैं। बिल्कुल। स्वतंत्रता के जो ऊंचे सपने थे, वे अब डरावने खंडहर और खोखले पुतले बन चुके हैं। और वे उल्लू आपस में जो बात कर रहे हैं वो तो और भी दिमाग घुमा देने वाला है। तिलक के पुतले पर बैठा उल्लू कहता है, मसान में मैंने भी सिद्धि की, देखो मूठ मार दी मनुष्यों पर। इस तरह मूठ मारना यानी काला जादू कर देना, हाँ, ताकि इंसान पूरी तरह बर्बाद हो जाए। ये दृश्य इस बात का सबसे बड़ा सबूत है कि कैसे महान लोगों के विचारों को भ्रष्ट कर दिया गया है। उन आदर्शों पर अब स्वार्थी ताकतों ने कब्जा कर लिया है और आम जनता पर ऐसा वैचारिक काला जादू कर दिया है कि वो अपने शोषण को पहचान ही नहीं पा रही है। एकदम सही। ये सब इतना बिखरा हुआ और बेचैन करने वाला है। अगर हम इस कविता की बनावट पर ही ध्यान दें, जो मुक्त छंद यानी फ्री वर्ड्स में लिखी गई है, हाँ। इसका फॉर्म भी इसके कंटेंट से जुड़ा है। तो ये मुझे एक उस सिनेमाटोग्राफी टेक्निक की याद दिलाती है जिसे हम शेकी हैंड हेल्ड कैमरा कहते हैं। अरे वाह, ये एनालॉजी तो बहुत ही बेहतरीन है। जैसे किसी हॉरर फिल्म में कैमरा अचानक से एक जगह से दूसरी जगह झटके से मुड़ता है, कोई स्मूथ ट्रांजिशन नहीं होता। कभी आसमान के टेढ़े चांद पर कट होता है, फिर अचानक नाले की गंदगी पर, और फिर झटके से बरगद के अजगरी डाल पर, और फिर मूर्तियों पर बैठे उल्लुओं पर। हाँ, कोई सेट पैटर्न नहीं है, बस एक बेचैन करने वाली अफरा तफरी है। मुक्त छंद का उपयोग यहाँ कोई संयोग नहीं है। जब समाज टूट रहा हो, सपने बिखर रहे हों, तो उसे एक सलीकेदार लयबद्ध कविता में कैसे बांधा जा सकता? मुमकिन ही नहीं है। मुक्तिबोध की कविता में एक और चीज जो बहुत हावी है, वो है सूनेपन की स्याही, जिसे हम कला की भाषा में नेगेटिव स्पेस कहते हैं। थोड़ा रुकते हैं, ये नेगेटिव स्पेस और इसका शहरी अलगाव से क्या संबंध है? देखिए, एक आम इंसान के नजरिए से अर्बन एलिनेशन यानी एक भीड़-भाड़ वाले शहर में रहते हुए भी अंदर से पूरी तरह खाली महसूस करना। जब इंसान अपने काम से और खुद से भी अजनबी हो जाता है। बिल्कुल। कविता में जो खालीपन है, जो सन्नाटा है, ये महज बाहर की सड़कों का सन्नाटा नहीं है, ये आत्मा का सन्नाटा है। मतलब जब व्यवस्था क्रूर हो जाती है तो इंसान भीड़ में भी नितांत अकेला हो जाता है। और मुक्त छंद का वो बिखराव और नेगेटिव स्पेस उसी दम घुटू अकेलेपन को आवाज देता है। तो अब सवाल ये है कि इस सब का अर्थ क्या है? क्या शहर हमेशा इसी घुटन और इसी जासूस चांद की निगरानी में रहेगा? नहीं, कविता में एक उम्मीद भी है। हाँ, यहाँ से कविता में एक ऐसा बदलाव आता है जो मानो किसी मृत इमारत में अचानक बज उठने वाले फायर अलार्म की तरह है। इतने लंबे सन्नाटे के बाद अचानक रंग और आवाज का प्रवेश होता है। वो पुराना सड़ा हुआ बरगद जिसके बारे में हमने बात की थी, उस पर कुछ नया घटित होता है। यहाँ से कविता एक नई दिशा लेती है। सन्नाटे को चीरते हुए अचानक दो हाथ बाहर निकलते हैं। और वो छिपकर काम नहीं कर रहे। नहीं, वे पूरी ताकत से उस पुराने बरगद के खुरदुरे तने पर और शहर की दीवारों पर पोस्टर चिपका जाते हैं। और ये कोई आम पोस्टर नहीं है। स्रोत बताता है कि ये लाल, नीले, भयंकर और हड़ताली पोस्टर हैं। बाकी तिरछे अक्षरों वाले धधकते हुए पोस्टर। ये जो फायर अलार्म बजा है, इसने अंधेरे की आत्माओं को डरा दिया है। कविता में जिक्र है कि पोस्टर लगते ही पक्षियों में एक अजीब सी गंदी फड़फड़ शुरू हो जाती है। जो पुरानी व्यवस्था के जीव हैं, जो चमगादड़ और उल्लू हैं, वे दहशत में हैं। तो हम यहाँ ये समझना चाहते हैं कि इन पोस्टरों के पीछे आखिर है कौन? यहाँ मुक्तिबोध एक तटस्थ गवाह की तरह इस सामाजिक उथल-पुथल को दर्ज करते हैं। एक कारीगर और एक पेंटर की बातचीत सामने आती है। और वे क्या कहते हैं? कारीगर पेंटर से कहता है कि वे व्यक्तिगत अभिलाषाओं के कमरों को बंद कर दें। वे घोषणा करते हैं, हमारा अधिकार सम्मिलित श्रम और छीनने का दम है। सम्मिलित श्रम यानी ये किसी एक आदमी की लड़ाई नहीं है। बिल्कुल नहीं। ये एक सामूहिक वर्किंग क्लास की आवाज है जो कह रही है कि अब हम अपना हक मांगेंगे नहीं, छीनेंगे। स्पष्ट रूप से बिना किसी राजनीतिक पक्ष के अगर हम इसे देखें तो ये एक सामूहिक प्रतिरोध की आवाज है। ये शोषित वर्ग की वो चीख है जो उस टेढ़े चांद और सड़े हुए इतिहास के खिलाफ उठ खड़ी हुई है। और वे पोस्टर सिर्फ स्याही से नहीं लिखे गए हैं, वेदना के रक्त से लिखे गए हैं। धड़कती छाती की प्यार भरी गर्मी में भाफ बने आंसू के खूंखार अक्षर। और इन अक्षरों का संदेश बहुत ही बुनियादी है, कोई बहुत बड़ी दार्शनिक बातें नहीं है। हाँ, बस एक सीधी सी लाइन, जैसे तुम भी आदमी वैसे मैं भी आदमी। इतनी सी बात। ये शहर के सन्नाटे को तोड़कर इंसानियत को वापस जगाने की पुकार है। ये पोस्टर मानो जमाने के पैगंबर बन गए हैं जो इस गिरते हुए आसमान को थामने की कोशिश कर रहे हैं।
और इसी मोड़ पर कविता में एक बेहद जबरदस्त वैचारिक बहस शुरू होती है। किसके बीच? एक तरफ वो पुराना बरगद है जिस पर इतिहास का सड़ा हुआ बोझ है, और दूसरी तरफ उसकी कड़ी पीठ पर चिपके हुए ये लाल नीले पोस्टर हैं। हाँ, अतीत और वर्तमान के बीच की जरा। हाँ, पुरानी सड़ांध और नई क्रांति के बीच एक बहस कि कितना समय लगेगा, सुबह होगी कब और मुश्किल होगी दूर कब। ये सवाल सिर्फ उन पोस्टरों का नहीं है, ये उस पूरे जमाने का सवाल है। आज के इस गहन अध्ययन में वाकई एक लंबी यात्रा तय की गई है। बिल्कुल। शुरुआत हुई थी आसमान से, जहां कर्फ्यू लगा था और एक टेढ़ा चांद अपनी अयारी रोशनी से शहर की गंदगी बेनकाब कर रहा था। स्ट्रों तक पहुंची। ये यात्रा महज एक कविता का पाठ नहीं है। मुक्ति बोध ने उन प्रतीकों के माध्यम से उस घुटन और अन्याय को हमेशा के लिए कागज पर अमर कर दिया है। ये सब सुनकर एक अजीब सी बेचैनी भी होती है। जब इन प्रतीकों को गहराई से समझा जाता है तो लगता है कि ये सिर्फ 1953 की बात नहीं है। मैं सहमत हूँ। और यहाँ एक बहुत ही गहरा सवाल उठता है जिस पर मनन करना बेहद जरूरी है। वो क्या? जरा कल्पना कीजिए, आज की इस चकाचौंध से भरे डिजिटल दुनिया में जहाँ शहर पहले से करोड़ों गुना ज्यादा चमक रहे हैं, अगर वो टेढ़ा चांद आज अपने जासूसी कैमरों के साथ ऊपर से देखे तो उसे आज के समय की असली सड़ांध कहाँ दिखेगी? सोचने वाली बात है। और सबसे बड़ा सवाल, आज के समय के वे हड़ताली पोस्टर कहाँ चिपके हुए मिलेंगे? क्या स्मार्टफोन की चमकती हुई स्क्रीन और सोशल मीडिया का अनंत जाल ही आज के युग का वो पुराना बरगद है जिसमें समाज पूरी तरह उलझ गया है? या फिर वही स्क्रीन नए पोस्टरों की दीवार है जहां क्रांति की नई इबारत लिखी जा रही है? बाप रे, ये एक ऐसा सवाल है जो आसानी से पीछा नहीं छोड़ने वाला। क्या आज का समाज भी उसी अय्यारी रोशनी में जी रहा है जबकि ऊपर आसमान में कर्फ्यू लगा है? श्रोताओं के लिए ये सोचने वाली बात है। जब भी रात को आसमान में चांद की तरफ नजर जाए तो एक पल के लिए जरूर सोचा जा सकता है कि कहीं उसका मुंह टेढ़ा तो नहीं है। इसी विचार के साथ आज की चर्चा को यहीं रोकते हैं। सोचने के लिए बहुत कुछ है।